Markets today offer more choices than ever. Categories multiply, fund lists grow longer, and information is always one click away. Yet many investors still wrestle with a simple gap. Is this portfolio truly diversified or just crowded? How many funds are enough? How do you spot overlap early? And how do you stay calm when different parts of the portfolio move differently? Mr. Naresh Malhotra, founder and managing director of Easy Investorology, joins us to unpack these questions with a practical, investor-first lens. With close to 2 decades of wealth management experience across leading private banks, he brings insights shaped by real investor conversations to explain how portfolios can be refined with goal clarity, fund selection discipline, and review frameworks that reduce noise. In this episode of Nivesh Pe Charcha, we explore simplifying portfolios, how thoughtful diversification brings clarity to investing. We discuss the myth that more funds automatically mean better diversification, how investors can decide the right number of funds, and how advisors guide investors through market phases without losing sight of goals. Let's dive in. Namaskar Naresh ji, thank you for joining us. We have a lot of questions to ask you for our viewers. Thanks a lot for joining us. थैंक यू सुमित जी, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टू बी हियर। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो फंड्स ले लेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। आप इस तरीके के माइंडसेट को कैसे डील करते हैं? सी, डाइवर्सिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, ऑफकोर्स, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप आज की सिचुएशन देखें तो इतनी सारी कैटेगरीज आ चुकी है मार्केट में। पहले बहुत सिंपल होता था, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फिर मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप आ गए, और फिर उसके बाद में आज की तारीख में इतने सारी कैटेगरीज आ चुकी है कि उनको नहीं रखना पोर्टफोलियो में वो भी गलत होगा। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड है, बट बहुत सेलेक्टेड लेवल पे, मतलब एक फंड, मतलब एक क्लाइंट के लेवल पे अगर आपने 5 से 6 फंड अच्छे ले लिए हैं तो आई थिंक दिस इज़ मोर देन सफिशेंट। 9, 10, 15, 20 फंड लेके कोई मतलब नहीं है। आइडली 5-6 फंड्स होने चाहिए, और क्योंकि रिपीटेशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है उसमें। वही सारे जो स्टॉक्स हैं जो आपको मिड कैप में दिखेंगे वही आपको स्टॉक्स लार्ज एंड मिड कैप में भी दिख जाते हैं। तो ये हम चीज़ क्लाइंट्स को समझाते हैं कि 5 से 6 कैटेगरी और अलग अलग कैटेगरीज। कई बार आपको ऐसे भी मिलेगा कुछ क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में उन्होंने 3-3, 4-4 मिड कैप लेके रखे हैं, 3-4 स्मॉल कैप लेके रखे हैं, तो दैट इज़ नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। आप एक अच्छा मिड कैप, एक अच्छा स्मॉल कैप, एक अच्छा लार्ज कैप, और थोड़ा सा और उसको डाइवर्सिफाई करना है तो कुछ थीमेटिक या सेक्टोरियल फंड में हम जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप पोर्टफोलियो को डिवाइड कर सकते हैं। तो नरेश जी ये बताइए कि इसके पीछे कोई साइंस है? मतलब लेट्स से एक इन्वेस्टर जो डिसाइड कर रहा है कि अब उसे इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, तो वो कैसे डिसाइड करे कि कितने नंबर ऑफ फंड्स उसके फंड, मतलब जैसे आपने एक नंबर बताया 5 से 6 बहुत है, बट एक इंडिविजुअल बैठे हुए कैसे डिसाइड करे कि कौन कौन से वो 5-6 होने चाहिए, और वो 5-6 ही होने चाहिए या 2-3 होने चाहिए? वो किस तरीके से साइंस काम करता है? जी सुमित जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो पहला डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर कस्टमर की या क्लाइंट की रिस्क एपिटाइट क्या है। ओके। दूसरा डिपेंड करता है कि वो कितने पैसे अभी लगाना चाहता है, वो एसआईपी करना चाहता है या वो लमसम डालना चाहता है। और तीसरा उसकी करंट एज क्या है, और चौथा उसके गोल्स क्या है। ये तीनों चारों के बेसिस पे ये सारी चीज़ें डिफ़र करेंगी। आपके और मेरी हो सकता है एज सेम हो, लेकिन शायद हमारे गोल्स अलग हो, तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, मेरी फंड्स की रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो उस तरीके से हमको समझना पड़ेगा, पहले वो नीड एनालिसिस करनी पड़ेगी, गोल प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उस हिसाब से हम सजेस्ट करेंगे, हम बात करेंगे इसके ऊपर कि किस तरीके से आप फंड्स को सेलेक्ट करें अपने लिए। नरेश जी, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि देखिए काफ़ी सारे लोग होंगे, आपके पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे जो बहुत कंटिन्यूअसली अपने पोर्टफोलियो को चेक करते हैं, ठीक है? तो उनको बहुत कन्फ्यूजन होता होगा कि भाई जब भी वो चेक करते होंगे तो देखते होंगे कि 1-2 फंड नीचे चल रहे हैं, मतलब इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे, और काफ़ी सारे फंड जो बाकी के फंड्स हैं वो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। जी उनको कन्फ्यूजन होती होगी कि बाकी के 2 फंड्स मेरे फंड मतलब पोर्टफोलियो में है ही क्यों? तो जी आप कैसे इंश्योर करते हो कि डाइवर्सिफिकेशन रहे व्हाइल ऑल्सो मेंटेनिंग क्लैरिटी? क्या इसमें प्रॉब्लम आता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है कभी कभी? कई बार होता है, बहुत बार होता है इनफैक्ट, बिकॉज सी मार्केट्स आपको पता है कि काफ़ी वोलेटाइल तो रहते ही हैं।
और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेगमेंट हर दफ़ा चलेगा। हो सकता है किसी समय लार्ज कैप आपको अच्छे रिटर्न्स दें, उस समय मिड और स्मॉल शायद रिटर्न ना दें। कभी मिड कैप रिटर्न्स देगा तो स्मॉल और लार्ज कैप नहीं देंगे। तो यही रीज़न होता है जिसकी वजह से हम डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करना है ताकि एक ही जगह आपकी रिस्क ना हो। सेकेंडली, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी ले रहे हैं, आइडियली हॉरिजन 5 साल का तो होना चाहिए, लेकिन हमको उसको रेगुलरली रिव्यू और ट्रैक करना चाहिए ताकि वो मार्केट के रिटर्न्स को, जो बेंचमार्क है, वो बेंचमार्क के लेवल पे एटलीस्ट परफॉर्म करे या उससे बेटर परफॉर्म करे तो अच्छा है, बेंचमार्क के नीचे ना परफॉर्म करे। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा फंड हमने ले लिया जो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, जो बेंचमार्क से 2-3% नीचे ही चल रहा है। तो ज़रूरी है ऐसे फंड्स को हम एग्जिट भी करें और उसके जगह पे नए फंड हम ऐड भी करें। तो टाइमली रिव्यू करना पोर्टफोलियो को ज़रूरी है, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा चर्निंग या बहुत ज़्यादा आपको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए पोर्टफोलियो से। थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू बनाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है, बट ऑफकोर्स बेंचमार्क से बेटर परफॉर्मेंस होगी तो उसको कंटिन्यू करना है, अदरवाइज स्विचेस करने की ज़रूरत होती है। इसमें नरेश जी एक बात बताइए, क्योंकि आप अगर लेट्स से किसी क्लाइंट का पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हैं और वो थोड़ा एंग्शियस रहता है, तो वो कैसे एक ट्रस्ट फैक्टर लाए कि कोई बात नहीं, नरेश जी हैं, सब देख लेंगे। तो इस तरीके का मतलब आई एम सेइंग कि जनरल इमोशन किस तरीके से आए कि मुझे जो है 2 साल बाद या 1 साल बाद ही अपना पोर्टफोलियो चेक करना चाहिए, कोई बात नहीं, आज मुझे इतना प्रेडिक्टेबल नहीं दिख रहा अपना पोर्टफोलियो देखकर, बट हो जाएगा सब ठीक। सो ये देखिए, बेसिकली एक तो आप अपने क्लाइंट के साथ ट्रस्ट कैसा बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है। बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से आप जब बीमार हो तो आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो, न कि डायरेक्टली मेडिकल पे जाके आप मेडिसिन डायरेक्टली खुद नहीं खाते हैं। छोटा मोटी बीमारी होती है तो बात अलग होता है। तो जिस तरीके से जितना ट्रस्ट आप अपने डॉक्टर पे रखते हैं, उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपके अपने फिनेंशियल एडवाइज़र के ऊपर ट्रस्ट करना। अब कई बार ये होता है ट्रस्ट ब्रीच, जैसे एक एग्जांपल दे दूं कि कहीं उनको ऐसा लगने लगा कि जो आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है वो आपको सही चीज़ें नहीं बता रहा है, वो या अपने कुछ एडवांटेज के लिए वो आपको कोई गलत फंड्स दे रहा है। अगर ये चीज़ें कहीं आ जाती हैं तो फिर वो ट्रस्ट नहीं बनेगा। तो फिनेंशियल एडवाइज़र के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रॉपर उस चीज़ों को गाइड करे जो सही है उसके लिए, उसके गोल के हिसाब से, उसके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। टाइमली उनको रेगुलर अपडेट करते रहें, मिलते रहें। कई बार ऐसा होता है, मैंने बहुत देखा है कि कुछ ऐसे भी एडवाइजर्स होते हैं कि कहीं ना कहीं जब मार्केट ख़राब होता है और ऐसे टाइम पे जब आपको चाहिए कि आप उनका हैंड होल्ड करें, वो कई बार स्किप करते हैं चीज़ों को। कई बार फ़ोन ना उठाना या कई बार उनको अपडेट ना देना, ये कभी नहीं करना है। आप अपने क्लाइंट्स के साथ हमेशा बने रहें, आप उनको रेगुलरली अपडेट करते रहें। एंड इनफैक्ट जब मार्केट ख़राब है, जब बेचारा वो पहले ही डरा हुआ है, ऐसे टाइम पे आप बिल्कुल क्लाइंट्स के साथ खड़े रहें, तो डेफिनेटली वो आपको ट्रस्ट भी करेगा और आपका कहना भी मानेगा। अगर आप बोल देते हो कि ये पैसे को 5 साल नहीं देखना है, क्लाइंट्स नहीं देखेंगे, बट सिर्फ वो पहले ट्रस्ट आना बहुत ज़रूरी है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि क्लाइंट्स एक पर्टिकुलर डिप के टाइम पे आपको बहुत कॉल्स आते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होता है, लेकिन ये पहले होता था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्लाइंट को सेटिस्फाई करें, उनको सपोज़ मैं एक लाइव एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। एक ऐसा हुआ मेरे साथ में, जब मेरे क्लाइंट ने मुझे रिडम्पशन के लिए फ़ोन किया, मैं बोला हाँ सर, अभी निकाल के देता हूँ, कितना अमाउंट चाहिए? तो XYZ अमाउंट था, उन्होंने मुझे बोला ये अमाउंट निकालना है। मैं बोला मैं अभी निकाल के देता हूँ। तो ही वॉज़ लिटिल सरप्राइज कि मैंने उसको कुछ भी रोका नहीं, कुछ नहीं। मैं बोला सर कितना अमाउंट है, कब चाहिए आपको, ये सब बात हो गई। फिर मैंने सामने से एक क्वेश्चन पुटअप किया, सर कोई नीड आई है या फिर कोई ऐसे ही मार्केट के बेसिस पे जो परफॉर्मेंस हो रही है उस बेसिस पे आप निकाल रहे हैं? तो क्लाइंट ने सच बोल दिया कि नहीं यार, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है इसीलिए। तो बोला सर ये एक रीज़न अगर है ना तो मेरे को साल भर दे दीजिए आप, क्योंकि मार्केट्स ख़राब है और आपका फंड मार्केट से तो थोड़ा बेटर ही परफॉर्म कर रहा है, मार्केट जितना ख़राब है। तो ये जब हमने उनको समझाया तो डेफिनेटली वो रुक गए और मेरे कहने पे उन्होंने फिर मुझे 25 लाख रुपए और दिए। अरे वाह। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से उनका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं। आप स्टार्टिंग में पहले उनसे आर्ग्यू करने लग जाएंगे कि नहीं नहीं सर अभी बिल्कुल मत निकालिए, ऐसा है वैसा है, तो बेचारा जो पैनिक है वो और ज़्यादा पैनिक होकर सोचेगा क्यों अवॉइड कर रहा है ये पैसा निकालने के लिए। नरेश जी, मुझे ये बताइए कि क्या आप ओवरलैपिंग के मिस्टेक पोर्टफोलियोज में देखते हैं, और किस तरीके के फंड्स होते हैं वो ज़्यादातर ओवरलैप करते हैं, और ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी जो ओवरलैपिंग की मिस्टेक है वो नोटिस क्यों नहीं कर पाते इन्वेस्टर्स? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। सी देखिए, आज की तारीख में भले ही मार्केट में 7-7.5 हज़ार स्टॉक्स लिस्टेड हैं, बट कोई भी म्यूचुअल फंड 500 के बियॉन्ड नहीं जाता नॉर्मली। कुछ कुछ फंड्स होंगे जो थोड़ा बहुत और उसके ऊपर स्टडी करते होंगे।
तो कई बार ओवरलैपिंग तो होगी, आप कितना भी उसको रिफाइन कर लीजिए, कितनी भी स्टडी कर लीजिए, थोड़ा बहुत तो ओवरलैपिंग होगा। मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। आज की तारीख में जितने भी फंड्स हैं, दे आर ऑलमोस्ट 30-35% लोडेड विथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कैटेगरी। अब अगर मैं प्योर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कैटेगरी ले रहा हूँ एज अ थीमेटिक फंड, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सारे स्टॉक्स वो निफ्टी के मतलब मे बी लार्ज कैप में या लार्ज एंड मिड कैप में आपको वो दिखेंगे। तो ऐसे केस में आप बिल्कुल अवॉइड तो नहीं कर सकते ओवरलैपिंग को, बट हाँ, हम और कुछ एएमसीज ऐसी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट एएमसीज भी कुछ ऐसी हैं जो उनके 2-3 फंड में देख रहा हूँ जिसमें सारे फंड्स लगभग मतलब 40-50% की ओवरलैपिंग होती है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर इंडिविजुअल कस्टमर्स टू आइडेंटिफाई कि कौन से फंड में कितनी ओवरलैपिंग है। बट हम बेसिकली जो भी हम कैटेगरी सजेस्ट करते हैं क्लाइंट्स को, वो पहले से ही हम रिफाइन कर लेते हैं उसमें कि जहाँ पे ओवरलैपिंग जो है 10 से 15% के ऊपर ना हो, तो वो कैटेगरीज हम साइड कर लेते हैं पहले। जहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा है वो हम पहले से हटा देते हैं, और वही फंड्स जो हम क्लाइंट्स को बताते हैं जहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा ना हो। ओके, या तो ये लार्ज कैप और मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इनमें ओवरलैपिंग होती है ज़्यादा? हाँ जी, बिल्कुल होती है। बिकॉज सी अगर आप प्योर लार्ज कैप एक साइड ले रहे हो और साथ में आप एक मल्टी कैप ले रहे हो, मल्टी कैप का मतलब क्या है कि कम से कम 25% तो मिनिमम उसमें लार्ज कैप जाएगा। अब जो लार्ज कैप जाएगा उसमें मोटा मोटी वो फंड्स तो आ ही जाते हैं, जो जो वो स्टॉक्स तो आ ही जाते हैं जो आपके प्योर लार्ज कैप में आपको मिलेंगे। तो इसीलिए कई बार हम क्या करते हैं, अगर मैं दे रहा हूँ फंड्स तो लार्ज कैप अलग से, मिड कैप अलग से, स्मॉल कैप अलग से, फिर मैं वहाँ पे मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप नहीं डालूंगा। फिर मैं आ जाऊंगा सीधा थीमेटिक वगैरह कैटेगरी पे, फोकस कैटेगरी पे। और अगर मैं किसी को मल्टी कैप दे रहा हूँ तो वहाँ पे मैं फिर स्पेसिफिकली लार्ज मिड और स्मॉल ना डाल के वहाँ पे मल्टी कैप स्ट्रैटेजी लूँगा। सो ऐसे केस में मैं फिर मल्टी कैप लूँगा, फिर मैं लार्ज मिड और स्मॉल नहीं डालूंगा, वहाँ पे मैं मल्टी कैप लूँगा और फिर उसके साथ में कुछ थीमेटिक, कुछ मैं सेक्टोरियल ऐड कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा ना, आप बहुत स्पेसिफिकली उस सेक्टर पे काम कर रहे हैं, उस सेक्टर या उस थीम पे काम कर रहे हैं, वो आपके पोर्टफोलियो में आएगा, और फिर वो लैपिंग, ओवरलैपिंग जो है बहुत कम हो जाएगी। नरेश जी, ये बताइए कि आजकल जो इन्वेस्टर है, या फिर आप पहले का भी बताइएगा, कि जनरली एंग्शियस हो जाते हैं, तो किस तरीके से, लेट्स से आपके पास कोई क्लाइंट आया, जब आप उसका पोर्टफोलियो सिंप्लीफाई करते हो, कुछ कुछ फंड्स एग्जिट कराते हो, तो उसको क्या फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, या फिर एग्जिट करने से कुछ परेशानी होती है कि अरे सर ये मत करिए, इसमें भी रहना है मुझे, उसमें भी रहना है, सब फंड्स में रहना है? नहीं, कई बार ऐसे क्लाइंट्स आपको मिलते हैं और ख़ास करके जेंजी में ये ज़्यादा है अभी। मैं कल ही एक मीटिंग में गया था और मैं एक 28 साल के बंदे को मिला, एंड मुझे वो पोर्टफोलियो बहुत एक्साइटिंग वे में बता रहा था कि मैंने देखिए ये लिया है, ये लिया है, ये लिया है। तो मैंने उसको बोला, भाई आप सिर्फ स्मॉल कैप ही क्यों लेते जा रहे हो? तो व्हाट इज़ द रीज़न यू आर ओनली इन्वेस्टिंग इनटू स्मॉल कैप? तो उनका कहना था स्मॉल कैप तो मतलब मेरे पास टाइम हॉरिजन लंबा है और स्मॉल कैप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आई सेड एब्सोल्युटली करेक्ट, बट अगेन अगर स्मॉल कैप 2 साल नहीं चले तो क्या आप इनको नेगेटिव देख सकते हो? तो बोले सर इसीलिए तो आपके पास आया हूँ कि ये फंड मेरे नेगेटिव चल रहे हैं और मुझे इसमें कुछ करना है अभी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ सिर्फ स्मॉल कैप या सिर्फ मिड कैप या सिर्फ लार्ज कैप में ना रहें। तो ऐसे टाइम पे जब हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप इसमें से निकल जाइए, इसको रिडीम कर लीजिए और इस कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। तो अब जेंजी हैं, अगर पोर्टफोलियो अभी स्टार्ट हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको चेंजेस कर लेते हैं। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे पोर्टफोलियो करीब 10 साल 15 साल पुराना है, जो जो एक्सपर्ट्स हैं जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जो टैक्सेशन इंट्रोड्यूस हो गए थे 2018 के बाद, उसके बाद से उनको वो लोड लगना शुरू हो गया, बिकॉज अगर गेन अच्छा खासा है तो उसमें टैक्स ज़्यादा लगता है। तो उस केस में फिर हम सजेशंस भी उस हिसाब से थोड़ा सा चेंज करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा टैक्स ना लगे और धीरे धीरे चेंजेस करके उनका पोर्टफोलियो भी बेटर हो जाए। तो या ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ टैक्सेशन या मे बी बिकॉज ऑफ क्योंकि वो इतने साल से पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे थे और अब उनको मैं बेचने के लिए बोल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उनको वो एंक्शियसनेस होती है। बट ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू मेक अ क्वालिटी पोर्टफोलियो जिसमें न सिर्फ आपका रिटर्न बने, बट उसके साथ साथ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी जो वॉलेटिलिटी है वो भी कंट्रोल में रहे। तो वो करने के लिए कहीं ना कहीं वो हिट तो लेना पड़ेगा। तो एक रनिंग स्ट्रैंड अक्रॉस ऑल योर आंसर्स सर इज दैट कि आप एक जगह टारगेट करके चल ही नहीं सकते हो। मे बी इट्स कुछ शॉर्ट मान के नहीं चल सकते हो, अगर आप यही करोगे तो वो बेस्ट रिजल्ट देगा। आपको डाइवर्सिफाई करना ही होगा टू बी सेफ। एंड जैसे आपने बताया कि आप क्या माइनस में देख सकते हो अपना पोर्टफोलियो, ज़्यादा टाइम तक तो नहीं देख सकते शायद। जी, नहीं बिल्कुल सही। सो डाइवर्सिफिकेशन इज द की व्हेन इट कम्स टू इफ यू वांट टू मेक गुड रिटर्न्स एंड स्टेबल रिटर्न्स।
ऑफ कोर्स मार्केट्स हैं, मार्केट्स किसी के कंट्रोल में नहीं चलते, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट आप प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करें। थोड़ा सा पोर्शन आपका सिल्वर और गोल्ड में भी हो, थोड़ा आपका पोर्शन रियल एस्टेट में भी हो, मैक्सिमम पैसा ऑफ कोर्स इक्विटी में होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन दी एज। लेकिन आप अगर रिटर्न्स बनाना चाहते हैं, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। And when, sir, we talk about restructuring, how frequently should it happen? See, restructuring of the portfolio is a very important parameter, but it should not happen every 3 months or 6 months. सी रिव्यू करना इज़ इम्पॉर्टेंट। आप हर 3-6 महीने में रिव्यू कर लीजिए। आइडियली 3-6 महीने में रिव्यू करके बहुत कुछ होता नहीं है, बिकॉज कोई भी फंड, कोई भी आप कैटेगरी आप ले रहे हो, तो उस कैटेगरी को चलने के लिए लगभग 1 साल का हॉरिजन, 6 महीने का हॉरिजन लगता है। तो आपने कुछ डिसाइड किया है, आपके गोल को टारगेट रख के, तो उस हिसाब से आपने जो भी इन्वेस्ट किया है आप उसमें इन्वेस्टेड रहें। हाँ, हर 6 महीने में जब रिव्यू करेंगे तो ये आइडिया आ जाएगा मुझे कि ये अगर मैंने चूज़ किया था फंड, तो वो फंड उस प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब 6 महीना भी कई बार डिसीजन लेने के लिए बहुत छोटा टाइम है, सो एटलीस्ट मिनिमम 1 साल आपको चाहिए। तो 1 साल में भी ऐसा हुआ, पहले 6 महीने में आपने रिव्यू किया था, आपने देखा 6 महीने में परफॉर्मेंस नहीं आया, आपने उसको 1 साल का टाइम दिया, और 1 साल में भी अगर आपने देखा वो बेंचमार्क को अगर बीट नहीं कर पा रहा है, देन ओनली वी हैव टू टेक अ डिसीजन टू चर्न दैट पोर्टफोलियो। अदरवाइज एटलीस्ट 1 साल का हॉरिजन एटलीस्ट इज रिक्वायर्ड मिनिमम। और इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है, जो ऐसे कोई साइकिल में हमने इन्वेस्ट किया है, जैसे कंजम्पशन एज अ थीम, ये लॉन्ग टर्म वाली थीम है जहाँ पे पैसा हमेशा बनता है, बट कंजम्पशन में कई बार आपको फॉल जो आता है वो 1-1, 1.5 साल चलता है। तो ऐसे टाइम पे आप साल भर में कंजम्पशन से निकल के कहीं और नहीं जा सकते, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। तो आइडियली 3 साल, बट एक्चुअली साल भर इज ओके, जहाँ पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं आफ्टर सीइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बेंचमार्क। ओके, नरेश जी, मेरा लास्ट सवाल है आपसे। ये बताइए कि एक हम बात करते हैं एक कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो, एक सिंपल पोर्टफोलियो है। सिंपल पोर्टफोलियो में सब कुछ आपने डेडिकेटेड गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हो, इसमें ऐसा क्या फ़ायदा हो जाता है? क्या रिटर्न्स बेहतर हो जाते हैं सिंपलर पोर्टफोलियो में, जहाँ पे इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा अवेयर है कि अच्छा कौन से फंड्स उसने किस पर्पज़ के लिए लिए हुए हैं? ऐसा क्या फ़र्क है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो में भी वैसे ही काम करेगा, रिटर्न्स तो आएंगे ही, बट ऐसा क्या फ़र्क आ जाता है? सिंपल पोर्टफोलियो, जब मैं प्रॉपर एसेट एलोकेशन के हिसाब से काम करता हूँ, जब मैं गोल बेस्ड प्लानिंग करता हूँ, क्लाइंट की रिस्क एपेटाइट देख के काम करता हूँ, वो आपको रिटर्न्स तो डिसेंट देगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा या बहुत अच्छे रिटर्न देगा, रिटर्न आपको डिसेंट मिलेंगे, बट वो आपके गोल को मैच करेंगे, आपकी नीड को वो सिंप्लीफाई करेंगे। सी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप जो भी कर रहे हो दैट शुड गिव यू अ प्रॉपर सेटिस्फैक्शन। ये नहीं होना चाहिए मैंने आज कुछ खरीद लिया और उसके बाद मैं रात भर सो नहीं पाया ये सोच के कि अरे मैंने कल ये ले लिया, इसका क्या होगा। राइट, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म के हॉराइजन से कर रहे हो, तो जब लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, यू शुड आइडियली कीप अ 5 years का हॉराइजन, और सिंपल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, रिटर्न लगभग उतने ही आने हैं। कॉम्प्लेक्स में यहाँ से वहाँ जाके, वहाँ से यहाँ जाके, पीएमएस, अलग अलग कैटेगरीज, वो सब करके कुछ नहीं होगा। सिंपल रखिए और प्रॉपर गोल बेस्ड प्लान कीजिए। थैंक यू नरेश जी, बहुत सारी इंसाइटफुल नॉलेज देने के लिए। बहुत अच्छा लगा, आई थिंक व्यूवर्स को बहुत पसंद आएगी आपने जो भी बातें करी है। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच सुमित जी, थैंक यू। This conversation reinforces one simple theme: clarity comes from purpose, not excess. As Mr. Naresh Malhotra shared, diversification is less about adding more and more about knowing what each holding is meant to do, where overlap is building and when a review is truly needed. By grounding decisions in goals, refining categories thoughtfully, and guiding investors with calm context during uncertain phases, advisors help investors stay aligned with their long-term intent. As markets evolve, this kind of structure helps investors move forward with confidence and direction. Do consult your financial advisor before investing. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.